हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। दिस इज़ हर्षा और आज हम बात करने वाले हैं शांति निकेतन की। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। अब वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आता है, विश्व विरासत सूची में आता है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शांति निकेतन क्या है, उसका थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि आखिर कोई साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में आता कैसे है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। प्लस अगर कोई साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में आ जा रहा है या उसे वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिल जा रहा है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। ओके, एंड मैं बता दूं कि इसके लिए शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिलाने के लिए, स्टेटस दिलाने के लिए हम 2010 से मेहनत कर रहे थे। हम 2010 से ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली अब शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शांति निकेतन के बारे में, ठीक है। एक ब्रीफ सा हिस्ट्री ले लेते हैं एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा पूरा करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इसका सिग्निफिकेंस हमें GS1 में देखने को मिलेगा, ठीक है, यही याद रखिए। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शांति निकेतन है क्या, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कि इसे आखिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल क्यों किया गया। ओके, सबसे पहले अगर मैं शांति निकेतन की बात करूं तो ये जो हमारे नोबेल लॉरिएट हैं, जो हमारे नोबेल लॉरिएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये उनसे रिलेटेड है। ओके, ये एक मेजर पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ शांति निकेतन की, तो अगर हम जैसा कि मैप में देख सकते हैं, ये हमारा वेस्ट बंगाल का मैप है। ओके, यहाँ पे अगर हम ये देख पा रहे हैं, ये है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो जो वेस्ट बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है शांति निकेतन। और इसी शांति निकेतन में जो हमारे नोबेल लॉरिएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ जो जीवन है, मेजॉरिटी ऑफ जो लाइफ है, वो हम कह सकते हैं शांति निकेतन में ही बिताया है। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो हुआ क्या, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पापा हैं, पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो उनके फादर हैं, उन्होंने शांति निकेतन में एक आश्रम बनाया, ठीक है। ओके, एक घर बनाया और उसका नाम शांति निकेतन रखा, जिसका मतलब क्या है, अबोर्ड ऑफ पीस, शांति का निवास, ठीक है। यहीं पर फिर क्या हुआ, जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर आश्रम बनाया, बाद में क्या हुआ, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल बनाया जिसे हम ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते हैं। और जो हमारी इंडियन गुरुकुल सिस्टम है ना, एंशियंट गुरुकुल सिस्टम है, ये उसी को फॉलो करता है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें पता चलेगा कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है ना। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे वो यहीं पर रह कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, नंबर 1। सेकेंड, यहाँ पर हमें ओपन एयर क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे। अभी करेंटली क्या होता है, हम 4 दीवारी के अंदर रहकर पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम गुरुकुल सिस्टम की बात करें, ओपन एयर क्लासरूम्स की बात करें, तो वहाँ पर नेचर के पास, नेचर के साथ जुड़कर हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, वहाँ पर हमें एजुकेशन दिया जाता है। ओके, सो ये एक रेसिडेंशियल स्कूल था, ओपन एयर क्लासरूम्स हमें देखने को मिलते थे। प्लस यहाँ पर जो हम बात करें इंडियन कल्चर की, इंडियन रिलीजन की, सारी पढ़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। ओके, तो हमने देखा कि पहले यहाँ पर एक आश्रम था जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर स्कूल बनवाया
जिसका नाम ब्रह्मचार्य आश्रम था, और वो इंडियन गुरुकुल सिस्टम जो है, एंशियंट गुरुकुल सिस्टम जो है उसके ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे हमें एक रेसिडेंशियल, मतलब ये एक रेसिडेंशियल स्कूल था, और यहाँ पे हमें ओपन एयर क्लासरूम्स देखने को मिलते थे, प्लस जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन रिलीजन है, वहाँ उसकी झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, और यहाँ पर होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इस आश्रम को अपग्रेड कर दिया गया इनटू अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी को हम विश्व भारती बोलते हैं। ठीक है, विश्व भारती, इस यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया गया इस आश्रम को। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते थे ताकि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर कर सके। ओके, सो विश्व भारती, ये हमने मेजर सिग्निफिकेंस देख लिया। एक और पॉइंट मैं बता दूं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने अपना जो मेजॉरिटी ऑफ जो उनका लिटरेरी वर्क था ना, जो भी उनका साहित्यिक कार्य था, वो यहीं पर किया हुआ है। जो भी उन्होंने पोएम्स कंपोज किए हैं, जो भी किया है लिटरेरी वर्क्स, उनका जो भी था मेजॉरिटी उन्होंने यहीं पर किया हुआ है। ओके, सो हमने देख लिया कि जो शांति निकेतन है उसका कितना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। यहाँ पे शांति निकेतन में हमें बहुत सारे पेंटिंग्स, म्यूरल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, बाकी और भी फेमस आर्टिस्ट के भी हमें म्यूरल्स और पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा मेजर हमने देख लिया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब इंक्लूड किया जाता है, या उसका प्रोसीजर क्या है, प्लस इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि टैग क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, है ना। तो यहाँ पे हमें यूनेस्को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पीस बिल्ड करना चाहती है। ठीक है, शांति स्थापित करना चाहती है। कैसे? थ्रू कोऑपरेशन इन एजुकेशन, इन साइंसेस, ठीक है, एंड कल्चर। तो यूनेस्को क्या है? एक और बात है कि ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यूनेस्को क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पीस बिल्ड करना चाहती है, एस्टैब्लिश करना चाहती है थ्रू कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस एंड कल्चर। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये यूनेस्को हो गया। अब इस यूनेस्को के अंडर एक है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ये जो कमिटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, यही जो भी साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में आती हैं, उन्हें मॉनिटर करती है। ठीक है, और उन्हें फंड भी करती है। देखो होता क्या है कि अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, सबसे पहले वो ये देखती है कि कोई एक साइट है, ठीक है, क्या उसका कोई कल्चरल या नेचुरल सिग्निफिकेंस है या नहीं फॉर ह्यूमैनिटी। अगर हम मानवता के लिहाज से देखें तो क्या उस साइट का कोई कल्चरल या कोई नेचुरल सिग्निफिकेंस है या नहीं। अगर कोई साइट है जिसका हमें कल्चरल सिग्निफिकेंस या नेचुरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो डिक्लेयर कर देती है उस साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो मॉनिटर भी करती है फिर, और यही वो उस लिस्ट को भी मेंटेन करती है। ठीक है, ये हो गया। मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहां पे यूपीएससी हमें फंसा सकता है कि इंडिया इस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का मेंबर है या नहीं। तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, यहाँ पे
पे हमें 21 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर नहीं है। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यही इस लिस्ट को मेंटेन करती है, मॉनिटर करती है इन साइट्स को भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स की कि आखिर फायदे क्या होते हैं कि अगर कोई साइट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ जाता है तो उसके फायदे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल उस साइट को रिकॉग्निशन मिल जाती है ना, एक नई पहचान मिल जाती है। वहाँ के अगर मैं बोलूँ लोकल लोगों को हम कह सकते हैं ये उनमें प्राउड फीलिंग जगाती है। ओके, जब किसी साइट को रिकॉग्निशन मिल जाती है तो क्या होता है वहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा एंड ऑब्वियसली वो जो एरिया है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसे फाइनेंस मिलता है, ठीक है। उसे क्या फायदा होता है, उसे फाइनेंस मिलता है, वित्त पोषण मिलता है, ताकि वो वो जो साइट है उसे और अच्छे से कंजर्व कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो जब भी कोई साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आता है तो उसे जेनेवा कन्वेंशन जो है उसके अंडर इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये जेनेवा कन्वेंशन क्या है, देखो जब भी कोई युद्ध होता है ना तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, राइट। लेकिन अगर कोई साइट जेनेवा कन्वेंशन के अंडर आ जाती है तो युद्ध के दौरान इन साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये एक बाउंडेशन है, ठीक है, ये एक रूल बनाया गया है। तो अगर कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंडर आती है तो सबसे पहले उसे रिकॉग्निशन मिलेगा, राइट। वहां पे टूरिज्म ज्यादा होगा, वहां पे उस एरिया को वो जो एरिया है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा और ज्यादा डेवलप होगा। सेकेंड, उसे फाइनेंस मिलेगा ताकि उस साइट को हम और बेटर प्रोटेक्ट कर सके, बेटर कंजर्व कर सके। थर्ड, जेनेवा कन्वेंशन के अंडर वो साइट इंक्लूड हो जाएगा ताकि वॉर के टाइम उस साइट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा। ओके, अब करेंटली मैं बात बता दूं कि हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो शांति निकेतन है हम 2010 से ट्राई कर रहे हैं कि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। सबसे पहले हमने 2010 में ट्राई किया, अब फिर हमने 2021 में फिर ट्राई किया था। अब रिसेंटली क्या हुआ कि जो आइकोमॉस है, अब ये आइकोमॉस क्या है मैं बता देती हूँ। आइकोमॉस एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी साइट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका कोई हमें कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, नेचुरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, ये मानते हैं कि हमें उन साइट्स को प्रिजर्व करना चाहिए, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। और ये जो आइकोमॉस है, जो हमने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात की थी, राइट, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात की थी, ये जो आइकोमॉस है ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमने 2021 में फिर से प्रपोज किया कि शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करा देना चाहिए। रिसेंटली जो आइकोमॉस है उसने भी ये प्रपोज किया कि हाँ आप जो है शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लो। और जैसा कि हमने देखा एडवाइजरी बॉडी है टू वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट ये भी था जिसकी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने शांति निकेतन को इंक्लूड कर लिया इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जिसका कि हमें एक बहुत अच्छा कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है ना, फॉर ह्यूमैनिटी। ये नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। ओके, तो सारी चीजें हमने देख ली, शांति निकेतन कहाँ पर है, क्या है, एक ब्रीफ हिस्ट्री देख ली, राइट। सेकंड, हमने देखा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आखिर क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। हमने देखा कि कोई भी साइट जिसका कोई भी कल्चरल या नेचुरल या कोई भी सिग्निफिकेंस है फॉर ह्यूमैनिटी, राइट, एज अ टोटल, क्योंकि हम आगे आने वाली जनरेशन को वो प्रोटेक्ट करके दे सके, है ना। अब क्या होता है, कई बार हम जाते हैं, हम देखते हैं ना कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पर हम कुछ खरीद देते हैं, कई बार लव सिंबल्स बने होते हैं, तो उससे उस रिस्क से उन साइट्स को बचाया जा सके। ओके, सो हमने ये चीज़ें देख ली। ओके, फिर हमने देख लिया बेनिफिट्स क्या है अगर हम
वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसी साइट को इंक्लूड करते हैं, वो देख लिया। प्लस लास्ट में हमने ये भी देख लिया कि कैसे आइकोमॉस, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है टू वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उसने भी शांति निकेतन के इंक्लूजन को प्रपोज किया था। ओके, तो ये हमारा पूरा न्यूज़ था, बेसिक से लेकर करंट में जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।